बच्चों, मैं सुनंदा रानी, प्रवक्ता हिंदी, डाइट मंडी, हिमाचल प्रदेश से। आज मैं आपको हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। इसमें सबसे पहले अर्थ, महत्व, उद्देश्य, विधियां, अंक विभाजन तथा सतत एवं समग्र मूल्यांकन आदि सम्मिलित है। सबसे पहले हम मूल्यांकन के अर्थ। शिक्षण और मूल्यांकन दोनों प्रक्रियाओं में परस्पर गहरा संबंध है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक आवश्यक एवं अवांछित अंग है। संसार में प्रत्येक मनुष्य को मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार एक डॉक्टर अपनी औषधि का मूल्यांकन रोगी में रोग बढ़ाने या घटाने से करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी अपने शिक्षण का मूल्यांकन विद्यार्थियों से करता है तथा उसके व्यवहार परिवर्तन के आधार पर करता है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों में मूल्यांकन करता है। उसका आधार रहता है उसकी जो शिक्षण सामग्री है, उसने जो शिक्षण प्रभावशाली शिक्षण आपको प्रदान किया है, बच्चों को प्रदान किया है, उसके द्वारा प्रदान किए गए जो प्रभावी शिक्षण है बच्चों तक कहाँ तक पहुँचा, बच्चों ने आत्मसात किया कि नहीं किया, बच्चों ने किस हद तक उसके द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण किया। ये सब एक शिक्षक मूल्यांकन के द्वारा ही पता लगा सकता है कि मैंने जो बच्चों को ज्ञान दिया वो बच्चों में कहाँ तक पहुँचा और बच्चों ने कहाँ तक उसको समझा। मूल्यांकन के द्वारा ही शिक्षक क्या करता है बच्चे अगर अच्छे से समझ गए तो वो अगले पाठ की तैयारी करता है, ये पाठ योजना तैयार करता है। अगर बच्चे अच्छे से नहीं समझे, बच्चों में उसके द्वारा दिया गया ज्ञान बच्चों में अच्छे से नहीं पहुंचा, बच्चों को समझ में नहीं आया, बच्चों ने अच्छे से ग्रहण नहीं किया, तो वो दोबारा से उसी पाठ योजना को तैयार करके बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। अच्छा, तो बच्चों सबसे पहले हम मूल्यांकन का अर्थ के बारे में जानेंगे। मूल्यांकन शब्द का अर्थ है मूल्यों को आंकना। शिक्षा जगत में शिक्षण को त्रिकोणीय प्रक्रिया माना है। मूल्यांकन में व्यापक व्यक्तित्व से संबंधित परिवर्तनों तथा शिक्षा कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। इसमें केवल विषय वस्तु का अंकन ही नहीं है, बल्कि दृष्टिकोण, रुचियां, आदेशों, कार्य आदतों, सामाजिक योग्यताओं का मूल्यांकन सम्मिलित है। कहने का मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ आपके व्यक्तित्व को, आपके जो व्यक्तित्व है उसी को परिवर्तन करना ही मूल्यांकन नहीं है, अपितु उसके उद्देश्यों को और उसके विषय वस्तु को, उसके रुचियों को, दृष्टिकोण को, आदर्शों को, आदतों को, सामाजिक योग्यताओं का भी मूल्यांकन सम्मिलित है। परिभाषा। टार्गोसन तथा एडम्स ने शैक्षिक मूल्यांकन की परिभाषा इस प्रकार दी है: शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना ही मूल्यांकन है। सीसी रास के अनुसार मूल्यांकन जो मापन से अलग है का प्रयोग बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा शिक्षा की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक और मूल्यांकन की परिभाषा में आपको अच्छे से बताना चाहती हूँ कि ये एडम्स रास या एच एच रेमर्स कहते हैं तथा एल गेज के अनुसार मूल्यांकन का अर्थ है कि मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज अथवा दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है अथवा क्या वांछनीय है का विचार या लक्ष्य निहित रहता है। कहने का तात्पर्य एच रेमर्स तथा एल गेज कहते हैं कि मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है और क्या वांछनीय है का विचार या लक्ष्य निहित रहता है। मूल्यांकन के उद्देश्य। सीखने में उत्पन्न उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन उद्देश्य, मूल्यांकन प्रक्रिया।
भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। अगला है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन एवं महत्व के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे बच्चों। इसमें भाषा के क्षेत्र में मूल्यांकन का बहुत महत्व है। बिना मूल्यांकन के आप बच्चे के द्वारा प्राप्त किए ज्ञान का पता नहीं लगा सकते कि बच्चे को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, कितना बहुत ज्ञान ग्रहण किया, कितना उसने आत्मसात किया, कितना ग्रहण किया। ये सब बातें मूल्यांकन के द्वारा ही एक शिक्षक अच्छे से पता लगा सकता है। शिक्षा की प्रक्रिया अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के मध्य चलती है। मूल्यांकन से इन दोनों को ही लाभ मिलता है। अध्यापक को पता चलता है कि उसे अपने शिक्षण कार्यों में कहाँ तक सफलता मिल रही है। विद्यार्थी को यह पता चलता है कि उसने पाठ्य पुस्तकों, शिक्षक आदि से कितना ग्रहण किया है। कहने का मतलब बच्चे को यह पता लगता है कि मैंने पाठ्य पुस्तकों, उत्तर पुस्तिकाओं, अध्यापक के द्वारा सुनी गई बातों को, सुनी हुई ज्ञान को कहाँ तक ग्रहण किया है, कहाँ तक मुझे समझ में आया है, तथा कितना रह गया है, कितना शेष रह गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि मूल्यांकन साधन ही नहीं, साध्य भी है। छात्रों की उपलब्धियों का ज्ञान, सबसे पहले उद्देश्य में क्या आता है बच्चों, या महत्व में क्या आता है? छात्रों की उपलब्धियों का ज्ञान। भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति। सबसे पहले क्या होता है बच्चों? भाषा शिक्षण की उद्देश्यों की प्राप्ति मूल्यांकन द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, बिना मूल्यांकन के भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की उपलब्धि नहीं की जा सकती है। भाषा का उद्देश्य है सबसे पहले व्यक्ति को सभ्य बनाना, उसके बाद व्यवहार में परिवर्तन लाना, व्यवहार में परिवर्तन लाने के बाद उसमें नैतिक मूल्यों को जागृत करना, देश प्रेम के प्रति क्या है सद्भावना और प्रेम रखना, ये बहुत सारी। और फिर क्या, हिंदी भाषा को शुद्धता से प्रस्तुत करना, व्याकरण का समुचित ज्ञान, गद्य और पद्य का समुचित ज्ञान, ये भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। दूसरा है विद्यार्थियों की कमजोरियों को जानने में सहायक। अध्यापक जब कक्ष में पढ़ाता है बच्चों, तो वह अपने जी जान से सभी जो अधिगम सामग्री है, क्या अधिगम सहायक सामग्री है, उसको प्रस्तुत कर प्रभावशाली शिक्षण देता है। प्रभावशाली शिक्षण देने के बाद वो मूल्यांकन के द्वारा ये पता लगा सकता है कि मेरे बच्चे कौन से विषय में कमजोर है। कोई गणित में है, खास करके प्रारंभिक शिक्षक ये सोचता है कि गणित में कमजोर है बच्चे, कि हिंदी में कमजोर है, कि सामाजिक में है, ईवीएस जिसको कहते हैं सामाजिक विज्ञान में है। तो जो अध्यापक है एक एक बच्चे को मूल्यांकन के द्वारा लिखित परीक्षा ले करके मूल्यांकन हेतु छोटी छोटी कक्षा में परीक्षाओं का आयोजन करके यह पता लगा देता है कि मेरे बच्चे किस विषय में कमजोर है, और उस कमजोरी को हटाने के लिए या उस कमजोरी का निदान मुझे करना है, तो दोबारा से वो पुनः कार्य करता है और पुनः अपने बच्चों को जो एक प्रभावशाली शिक्षण फिर से प्रस्तुत कर उनको क्या ज्ञान से सराबोर करता है। विद्यार्थी की प्रगति की जानकारी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ अध्यापक ही मूल्यांकन नहीं करता है, विद्यार्थी अपना मूल्यांकन भी करता है। वो देखता है कि मैंने जो पाठ्य पुस्तकों से पढ़ा, मेरे को जो गुरुजी ने पढ़ाया, वो मैंने कहाँ तक सीखा और कितना रह जाता है, और जो रह जाता है उसके लिए मुझे क्या करना है, वो तैयारी करता है। वो अपनी तैयारी करता है कि मुझे किस तरह से अब पाठ्य पुस्तक को फिर से पढ़ना है, कितना समय सारणी बनाएगा, समय का सदुपयोग करेगा, अच्छे से पढ़ेगा, कक्ष में ध्यान से सुनेगा। ये सब बातें मूल्यांकन पर ही आधारित है। अगला है पाठ्यक्रम निर्माण में सुविधा। मूल्यांकन से क्या होता है बच्चों? एक जो पाठ्यक्रम निर्माण करने वाला जो निर्माता होता है, उसको ये पता चल जाता है कि बच्चों के स्तर के हिसाब से, उनके मानसिक स्तर के हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्माण किस तरह से बनाना है, और उसको पाठ्यक्रम निर्माण करने हेतु सुविधा प्राप्त हो जाता है। बच्चों के स्तर के हिसाब से, बच्चों के मानसिक स्तर के हिसाब से वो पाठ्यक्रम को निर्धारित कर क्या है बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। अगला है विद्यार्थियों का रिकॉर्ड रखने में सहायक।
इसमें ये बच्चों मूल्यांकन विद्यार्थियों के नियमित रिकॉर्ड को रखने में सहायक है। विद्यार्थी के प्रगति पत्र में उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, नैतिक आदि का लेखा जोखा होता है। इस प्रगति पत्र से विद्यार्थियों के अभिभावकों को छात्र की उन्नति अवनति से परिचित कराया जा सकता है। ठीक है। अगला है छात्रों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायक। व्यक्तिगत मार्गदर्शन मैंने पहले भी बताया। बच्चों को अपने बच्चे जो भी छात्र होता है उसको अपने आप जो आत्म मूल्यांकन करता है तो ये मालूम हो जाता है कि मैंने पाठ्य पुस्तक से कितना शिक्षण ग्रहण कर रहा हूँ, क्या मैं जो पाठ्य पुस्तक पढ़ रहा हूँ उसको पढ़ने का ढंग ठीक है कि नहीं, अगर मेरे को समझ में नहीं आता है, मैं ज़्यादा सीख नहीं पा रहा हूँ तो इसके लिए मैं क्या परिवर्तन कर सकता हूँ। शिक्षक द्वारा दी गई जो भी ज्ञान है, जो भी पढ़ाया जाने वाला जो भी पाठ्य वस्तु है, क्या उसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो वो अध्यापक से कहेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप दोबारा से बताइए, फिर से बताइए, या फिर अपने आप कोशिश करेगा, ध्यानपूर्वक सुनेगा, है ना, अच्छे से उसे लिखेगा, गृह कार्य करेगा, उसे कंठस्थ करेगा। ये सब बातें, ये सब क्या है, व्यक्तिगत मार्गदर्शन होता है। छात्र जो है मूल्यांकन के द्वारा अपने आप का मार्गदर्शक बन जाता है। कहने का तात्पर्य ये है। विद्यार्थी का रिकॉर्ड रखने में सहायक। मूल्यांकन से क्या है, विद्यार्थी के रिकॉर्ड रखने में सहायक होता है। क्या है, मूल्यांकन विद्यार्थियों के नियमित रिकॉर्ड को रखने में सहायक है। विद्यार्थी के प्रगति पत्र में शारीरिक, बौद्धिक, ये सब चीज़ें जो है इसमें रिकॉर्ड में रहती है। और ये सब रिकॉर्ड रखने से क्या है, एक अध्यापक को ये पता लग जाता है कि बच्चा किस में कमज़ोर है, किस में अच्छा है, किस में वो विकास कर रहा है, किस में उन्नति हो रही है, किस विषय में उसकी अवनति हो रही है, इसका पता लगाता है। और उनके अभिभावकों से भी बात करता है कि बच्चे को ये समस्या है, दोनों मिलकर के उस समस्या का समाधान निकालने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है। विद्यार्थी को प्रोत्साहन करने में सहायक। मूल्यांकन प्रक्रिया उन छात्रों को अध्ययन करने के लिए उत्साहित करती है जो विद्यार्थी नियमित रूप से कार्य नहीं करते, वे परीक्षा के व्यय से अध्ययन में जुट जाते हैं। क्या है, मूल्यांकन क्या करता है, परीक्षा, पता है आपको, पता है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है परीक्षा प्रदान है। परीक्षा प्रदान हेतु क्या है, बच्चा जो बच्चे नियमित रूप से क्या है गैर हाजिर रहते हैं, कक्षा में नहीं आते हैं, उनके लिए ये जो प्रोत्साहन की भावना है कि भाई आपको पेपर की तैयारी करनी है, पेपर की तैयारी करनी है तो आप अच्छे से क्या लगन से या फिर थोड़ा सा परीक्षा के डर से पढ़ने बैठ जाते हैं और पढ़ने बिठाया जा सकता है। भाषा शिक्षण में उद्देश्यों की उपयुक्तता तथा व्यवहारिकता को जांचने में मूल्यांकन बहुत सहायक है। यह भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के निदान और उपचार में भी सहायक होता है। मूल्यांकन की विशेषता: वैधता, व्यापकता, विश्वसनीयता, विभेदीकरण, वस्तुनिष्ठता, उपयोगिता। ये मूल्यांकन की विशेषता है। ये वैध होता है, इसको मानते हैं सब, इसको कोई ऐसा नहीं कि ये आपने मूल्यांकन किया ये अमान्य है। इसको वैधता, इसकी एक परख की जाती है। परख के बाद एक इसकी सीमा होती है, उसको सीमाओं से निपटने के बाद क्या है, इसको ये ठहराया जाता है कि ये मूल्यांकन सही है, बच्चे में ये कमी है तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है। इसके बाद निदान, उपयोगिता, सब कुछ आ जाता है। व्यापकता, मूल्यांकन एक बिल्कुल सीमित नहीं है, ये व्यापक है। ये ऐसा ही नहीं है कि उसके व्यवहारिक पक्ष का ही मूल्यांकन करना है, उसके मानसिक, बौद्धिक, सारे हर एक पक्ष का मूल्यांकन होता है। विश्वसनीयता, मूल्यांकन जो है, जो विश्वसनीयता को मद्देनजर रखते हुए मूल्यांकन विश्वास के योग्य होता है, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा जो भी हम परख के आंकन करके जो भी हम परिणाम पाते हैं उसमें क्या है, विश्वसनीयता बनी रहती है। विभेदीकरण, तीसरा है वस्तुनिष्ठता। ये मतलब बहुत ज़्यादा मतलब विस्तार नहीं है। मूल्यांकन को एक छोटे से
कम समय में एकदम से बच्चे का मूल्यांकन कक्षा में कर सकते हैं। हम क्या उत्तर पुस्तिका में भी हम काम दे करके भी मूल्यांकन कर सकते हैं। मौखिक रूप से और लिखित रूप से भी मूल्यांकन करके के बच्चे को आंका जा सकता है और उसमें विभेदीकरण भी किया जा सकता है। उपयोगिता विशेषता ये कि सबसे तो ये है कि उपयोगिता है। इसमें बच्चे का जो प्रगति है, बच्चा जो प्रगति कर रहा है, बच्चे में जो विकास हो रहा है, बच्चे अपने उद्देश्य को विकसित करने में कहाँ तक सक्षम हो रहा है, ये सब मूल्यांकन द्वारा ही पता चलता है। इसीलिए मूल्यांकन की जो विशेषता है, ये सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये उपयोगिता है, उपयोग है, इसका फायदा है, इसका लाभ है, इसका एक महत्व है। अगला है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन के उद्देश्य। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन के उद्देश्य के अंतर्गत बच्चों क्या समान रूप से अवसर प्रदान करना, अधिगम को जांच करना, शिक्षण प्रणाली में सुधार लाना, व्यक्तित्व और व्यवहार में परिवर्तन, सकारात्मक सोच उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में क्या सामूहिकरण के गुण को विकसित करना, सहचार्य या सफलताएं और विफलताओं की जांच, कठिनाइयों और त्रुटियों को दूर करना। सबसे पहले है समान रूप से अवसर प्रदान करना। मूल्यांकन जो है, चाहे वो बच्चे सामान्य हो चाहे विशिष्ट हो, सभी बच्चों को क्या समान रूप से अवसर प्रदान करते हैं। सबका मौखिक जांच होगा, सबको एक साथ होगा, लिखित होगा तब भी एक साथ बच्चों को लिया जाएगा। दोनों वर्ग के बच्चों को एक साथ क्या है मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें असमानता कहीं नहीं रहेगी। दूसरा है अधिगम की जांच करना। अधिगम होता है सीखना। तो मूल्यांकन द्वारा ये पता लगा सकता है शिक्षक कि मैंने बच्चे कहाँ तक सीखे, उसके द्वारा दिए गए पाठ्य बिंदु या पाठ्य वस्तु जो भी उसने पढ़ाया, उसको बच्चों ने कहाँ तक सीखा, कहाँ तक उसका बोध किया, कहाँ तक उसकी जानकारी हासिल की, कहाँ तक उसको बच्चों ने आत्मसात या ग्रहण किया। ये भी ये सब कहाँ से पता लगता है? अधिगम की जांच करके मूल्यांकन द्वारा। शिक्षण प्रणालियों में सुधार लाना। मान लो कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं और बच्चों को आप बार बार पढ़ा रहे हैं और बार बार ही बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, आपके द्वारा पढ़ाए गए विषय उनके बच्चों के दिमाग में नहीं पड़ रहा है। तो इस ऐसे समय में आप क्या करेंगे बच्चों? आप अपने शिक्षण प्रणालियों का सुधार करेंगे। शिक्षण प्रणालियों को या तो बदल देंगे, जिस प्रणाली से आप पढ़ा रहे हैं, जिस विधि से आप पढ़ा रहे हैं उसको बदल करके दूसरे प्रणाली या विधि से पढ़ाएंगे ताकि बच्चों को आप अच्छे से ज्ञान दे सके। विद्यार्थियों में सामूहिकरण के क्या चरण को विकसित करना। विद्यार्थियों में क्या कर सकते हैं? हम समूह बना सकते हैं। मूल्यांकन से क्या होता है? मूल्यांकन सामूहिक भी होता है। मान लो आपने बच्चे को जो भी पढ़ाया कक्षा में, आप एक पाठ या एक अपने जो पुस्तक का पाठ खोल दिया और उसमें से बच्चों को दे दिया कि चलो बच्चों इसमें से ये चीजें खोजो, जो भी आपने खोजने के लिए कहना है। बच्चे सामूहिक रूप से उन सब चीजों का खोज करेंगे और आपके सामने जो है पूरी की पूरी सूची बना के प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। व्यक्तित्व और व्यवहार में परिवर्तन। बच्चों, आपको पता है कि मूल्यांकन से व्यक्तित्व में निखार आता है और उस बच्चे में व्यवहार में परिवर्तन आता है। ये लाजमी है कि जब व्यवहार में परिवर्तन होता है तो व्यक्तित्व अपने आप ही निखर कर सामने आ जाता है। ठीक है, आपको पता भी होगा कि मालूम भी होगा कि शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य है मनुष्य में क्या है व्यवहार परिवर्तन करना। ठीक है, तो मूल्यांकन भी उनमें से एक है। ठीक, अगला है सकारात्मक सोच उत्पन्न करना। मूल्यांकन के द्वारा बच्चों में शिक्षक जो है सकारात्मक सोच उत्पन्न कर सकता है। कैसे? बच्चों को समझा सकता है, बच्चों अभी आपको समझ नहीं आया तो अब मैं दोबारा आपको पढ़ा सकता हूँ, आप कर सकते हैं, आप इसको भी याद कर सकते हैं, ये बच्चा कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं। इस तरह से प्रोत्साहन करने वाले शब्दों का प्रयोग करके क्या है अध्यापक बच्चों के अंदर सकारात्मक सोच उत्पन्न कर सकता है। सफलताएं और विफलताओं की जांच। मूल्यांकन द्वारा शिक्षक अपनी स्वयं की असफलताओं और विफलताओं के बारे में क्या है जांच कर सकता है
और बच्चों के सफलताओं और विफलताओं के बारे में भी जांच कर सकता है और जांच करने के बाद उसमें सुधार कर उसे पुनः प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। कठिनाइयों और त्रुटियों को दूर करना। मूल्यांकन क्या है, हमारी कठिनाइयों और त्रुटियों जो गलतियां हैं उनको दूर करता है। कैसे? हमने जो भी हमने जिस भी विधि से हमने बच्चों को पढ़ाया, उस विधि को अगर उस विधि के द्वारा पढ़ाए गए विषय को बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो जो हमारी गलतियां होती हैं, जो हमारी कठिनाइयां होती हैं, उसको दोबारा से सुधारने के लिए मौका देता है। हम सोचते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं कि इस विधि के बाद हमें किस विधि का प्रयोग करूं कि बच्चों को समझ में आ जाए। मूल्यांकन के उद्देश्य को लेकर निम्नलिखित बिंदुओं पर संक्षिप्त प्रकाश डाला जा सकता है। सबसे पहले है विद्यार्थी द्वारा प्राप्त उपलब्धि स्तर में आवश्यक सुधार करना। विद्यार्थी के कार्यों का मूल्यांकन करना या क्या प्रेक्षण करना। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार करना। विद्यार्थियों को सही ढंग से सीखने का प्रेक्षण देना। शिक्षकों एवं शिक्षण विधियों, पाठ्यवस्तु तथा पाठ्यक्रम की वस्तुओं की उपयोगिता की जांच करना और उनमें आवश्यकता अनुसार सुधार करना। विद्यार्थी के व्यवहार संबंधी परिवर्तन की जांच करना तथा यह पता लगाना कि क्या उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन हुए या नहीं। विद्यार्थियों की कठिनाइयों तथा त्रुटियों को दूर करने में उनकी सहायता करना। विद्यार्थियों की विश्वसनीयता को बनाए रखना। अगला है शैक्षणिक उपलब्धियों की जांच करना और उनकी त्रुटियों को दूर करना। अगला है विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास में सहायता करना। अगला बिंदु है विद्यार्थियों को सही ढंग से सीखने का प्रेक्षण देना। निर्देशन अथवा शिक्षण में आवश्यक सुधार करने का प्रयास करना। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व तथा चारित्रिक विकास में सहयोग देना। कहने का मतलब बच्चों, ये मुख्य बिंदु हैं जिस मूल्यांकन से हम लोग ये सारे जो हमारे उद्देश्य है उसको पूर्ण कर सकते हैं। ये ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं को मद्देनजर रख के हम विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन ला सकते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो व्यवहारिक हो। ठीक है। भाषा मूल्यांकन की विधियां। अब हम पढ़ेंगे भाषा मूल्यांकन की विधियां। सबसे पहले बच्चों, शिक्षण की उपलब्धियों में प्रगति को मापने के लिए परीक्षा और अन्य मूल्यांकन विधियां होती हैं। ये साधन ऐसे तरीके होते हैं जिनका प्रयोग प्रश्न पत्र, प्रेक्षण, अनुसूची, रेटिंग मान, जांच सूची आदि की सहायता से शिक्षण की उपलब्धियों को मापने के लिए किया जाता है। सबसे पहले मूल्यांकन की विधियां। सबसे पहले है बच्चों पर्यवेक्षण, परियोजनाएं, जांच सूची, निर्देशन कार्य, विवरणात्मक रिपोर्ट आदि आदि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्देशन कार्य। निर्देशन कार्य में सबसे पहले आता है बच्चों, जो भी आपने निर्देशित किया गया होता है, बच्चों को जो भी काम आपने दिया होता है, उस कार्य को अच्छे से संपूर्ण ढंग से उसको पूर्ण रूप से क्या है उन बच्चों तक पहुंचाने के बाद बच्चों से उस कार्य के प्रति किस तरह का रुझान है, बच्चे कहाँ तक इसमें रुचि ले रहे हैं, कहाँ तक पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सब इसमें आएगा बच्चों। सबसे पहले वीडियो में हम लोग क्या है इसको लेंगे रचनात्मक विधि। मूल्यांकन में क्या है बच्चों, रचनात्मक विधि के द्वारा भी हम क्या है बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इस विधि का प्रयोग शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है और उसमें शिक्षार्थी के द्वारा पाठ्य वस्तु की इकाई पर स्वामित्व और उद्देश्य को प्राप्त करने पर अधिक बल दिया
जाता है। ठीक है। शिक्षक कक्षा में शिक्षण का अनुदेशन की पाठ्य वस्तु को इकाइयों में बांटकर शिक्षण करता है। उसके पश्चात कक्षा में शिक्षक व अनुदेशन की पाठ्य वस्तु को इकाइयों में बांटने के बाद क्या करता है वो, प्रत्येक इकाई का समाप्ति के पश्चात या प्रत्येक इकाई के समाप्ति के पश्चात विद्यार्थी के अर्जित ज्ञान का परीक्षण करता है। ठीक है। परीक्षण करने के बाद यदि परीक्षण के पश्चात शिक्षक को लगे कि विद्यार्थी ने अभी अपेक्षित क्या है, ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, तब वह उसका निदान तथा सुधारात्मक शिक्षण करेगा। उसके पश्चात वह शिक्षार्थी द्वारा उस इकाई से अर्जित ज्ञान का पुनः परीक्षण करेगा। यह है मूल्यांकन का तरीका। पहले वो उसको शिक्षा प्रदान करेगा, फिर उसको जांचेगा कि भाई उसने जो उसके द्वारा दिया गया ज्ञान कहाँ तक पहुँचा। अगर उसे लगे कि ज्ञान पूरी तरह से बच्चों तक नहीं पहुँचा तो वो पूरा दोबारा से उस ज्ञान को प्रस्तुत करेगा और बच्चों को अच्छे से समझाएगा। अगला है संकलित मूल्यांकन विधि। इस संकलित मूल्यांकन विधि में जब शिक्षार्थी सभी इकाइयों का पृथक पृथक रचनात्मक मूल्यांकन विधि के परीक्षणों को उत्तीर्ण कर लेता है, तब शिक्षक संकलित मूल्यांकन विधि का प्रयोग करते हुए उसका पुनः परीक्षण करता है। इस विधि से शिक्षार्थी को सामान्य स्तर का बोध होता है और उसकी सहायता से आधार पर ही इनके सफलता के आधार पर ही शिक्षण व अनुदेशन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। इसी मूल्यांकन के बल पर शिक्षक व अनुदेशन को पुनर्बलन मिलता है और भावी शिक्षण के नियोजन व व्यवस्था में सहायता मिलती है। कहने का मतलब यह है कि रचनात्मक मूल्यांकन विधि में शिक्षार्थी की अधिगम कठिनाइयों को महत्व दिया जाता है, जबकि संकलित मूल्यांकन विधि में शिक्षक की प्रभावशीलता का भी मापन होता है। अगला है मानदंड संदर्भित परीक्षण विधि। मापन के क्षेत्र में सन 1960 में मानदंड संदर्भित परीक्षण की अवधारणा का जन्म हुआ। इसका श्रेय स्टॉक को जाता है, स्टॉग, जिन्होंने परंपरागत परीक्षणों से अलग नई सिद्धांत पर शैक्षणिक परीक्षाओं का विकास किया है। मानदंड संदर्भित परीक्षण विधि वस्तुतः मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है। स्टॉक के विचार से यह नए प्रकार की परीक्षण भले ही उत्तम न हो, परंतु उनकी उपयोगिता बहुत अधिक है। इस विधि के परीक्षणों से शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में विशिष्ट जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। अगला है मान संदर्भ परीक्षण विधि। परंपरागत ढंग से जो प्रमाणित निष्पादन परीक्षा तथा शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण बनाए जाते हैं, उन्हें मानक संदर्भित परीक्षा या कहा जा सकता है। इनमें पाठ्यक्रम संबंधित उपलब्धियों का मापन किया जाता है तथा शिक्षार्थी की उपलब्धियों के स्तर का मूल्यांकन समूह में स्तरीकरण या मानक रूप में किया जाता है। पाठ्य वैधता इन परीक्षणों की मुख्य विशेषता होती है तथा परीक्षण में पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विधि। शिक्षा आयोग 1964 और 66 ने यह अनुभव किया है कि पारंपरिक वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन प्रणालियों द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन का समुचित मूल्यांकन नहीं हो पाता है। इसके स्थान पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली की अवधारणा पाश्चात्य देशों में विकसित हो चुकी है। भारत में भी अब मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया मान लिया गया है तथा उसे शिक्षा प्रणाली के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। इस विधि में शिक्षार्थी के अर्जित ज्ञान के साथ साथ उसकी अभिरुचि, गतिविधियों आदि का भी सतत मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। अगला है हिंदी की विभिन्न विधाओं के आधार पर
मूल्यांकन। इसमें है सबसे पहले बच्चों श्रवण कौशल का मूल्यांकन, भाषा कौशल का मूल्यांकन, व्याकरण ज्ञान का मूल्यांकन, साहित्य में रुचि का ज्ञान, पठन कौशल का मूल्यांकन, उच्चारण कौशल का मूल्यांकन और कविता के रसास्वादन। ठीक है, ठीक है, ये पहले इसको करते हैं, फिर अंक विभाजन वाला करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है हिंदी की विभिन्न विधाओं के आधार पर मूल्यांकन के बारे में। सबसे पहला है श्रवण कौशल का मूल्यांकन। कविता व गद्य की विभिन्न विधाओं के आधार पर हिंदी के पाठ्यक्रम का निर्माण होता है बच्चों। इनके शिक्षण द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का विकास करता है। विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का मूल्यांकन करने हेतु शिक्षक उनके पाठ का सार, कविता का मूल भाव, घटनाक्रम आदि के संबंध में मौखिक व लिखित दोनों प्रकार की परीक्षाएं ले सकता है। इसके अतिरिक्त वह किसी कहानी को सुनाकर विद्यार्थियों को वही कहानी अपने शब्दों में लिखने के लिए कह सकता है, या वही कहानी अपने शब्दों में सुनाने के लिए भी कह सकता है, या फिर उसी कहानी को गृह कार्य के रूप में दे सकता है। इसी प्रकार उच्चतर कक्षाओं के विद्यार्थियों के श्रवण कौशल के मूल्यांकन हेतु वह भाषण देकर, किसी यात्रा वृतांत को सुनाकर उस पर सार, अनुच्छेद आदि लिखने के लिए कर सकता है। दूसरा है उच्चारण कौशल का मूल्यांकन। शुद्ध उच्चारण अभाव में विद्यार्थी के भाषण कौशल का समुचित विकास नहीं हो पाता है। अतः शिक्षक को विद्यार्थियों के उच्चारण कौशल का मूल्यांकन समय समय पर करते रहना चाहिए। इसके लिए मौखिक परीक्षा विधि सर्वोत्तम है। शिक्षक शामपट पर शब्दों को लिखकर विद्यार्थी को उनका शुद्ध उच्चारण करने को कह सकता है। उच्चतर कक्षाओं में विद्यार्थियों के उच्चारण कौशल के मूल्यांकन हेतु उसे श्यामपट पर जटिल वाक्य भी लिखने को कह सकता है। इसी प्रकार पाठ्य वस्तु में प्रयुक्त जटिल शब्दों, वाक्यों, अनुच्छेदों को पढ़ने के लिए कहकर भी वह उनके उच्चारण कौशल का मूल्यांकन कर सकता है। अगला है पठन कौशल का मूल्यांकन। विद्यार्थी के पठन कौशल का विकास कहाँ तक हुआ है, इसका मूल्यांकन करने हेतु शिक्षक मौखिक व प्रायोगिक दोनों प्रकार के परीक्षाएं ले सकता है। इसके लिए वह माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक से तथा उच्चतर कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपठित गद्यांश पढ़ने के लिए कह सकता है। वह ध्यान में रखता है कि विद्यार्थी के पढ़ने की गति, उच्चारण, बलागात, आरोह अवरोह, स्वर के उतार चढ़ाव, विराम चिन्ह आदि दोषपूर्ण है और किस विद्यार्थी के पठन कौशल में कौन सी कमी शेष रह गई है, इसका पता शिक्षक लगा सकता है। अगला है मौखिक अभिव्यक्ति तथा भाषण कौशल का मूल्यांकन। भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य विद्यार्थी के भाषा कौशल का विकास करना है। अतः शिक्षक को समय समय पर विद्यार्थियों के भाषण कौशल का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। इसके लिए वो मौखिक तथा प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन कर सकता है। वह प्रश्न पूछकर विद्यार्थी के उत्तर देने के ढंग, उसके द्वारा कहानी कहने का ढंग आदि सुनने के तरीके, भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि के माध्यम से उनके भाषण कौशल का समुचित मूल्यांकन शिक्षक जो है कर सकता है। अगला है शब्द, सुक्ति, मुहावरे, लोकोक्ति संबंधी का मूल्यांकन। मैंने इसमें ये लिखा नहीं है, ये बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, उनकी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली व स्पष्ट बनाना आदि भी हिंदी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं। अतः शिक्षक को मौखिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं द्वारा उनके शब्द, सुक्ति, मुहावरे आदि संबंधी ज्ञान का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। अगला है व्याकरण ज्ञान का मूल्यांकन। व्याकरण के शिक्षण के अभाव में हिंदी शिक्षण की प्रक्रिया अधूरी है, क्योंकि व्याकरण के ज्ञान के अभाव में विद्यार्थी हिंदी भाषा का सही व शुद्ध प्रयोग करने में असमर्थ रहता है। हिंदी शिक्षण में इसीलिए व्याकरण का शिक्षण सम्मिलित किया जाता है। विद्यार्थियों के व्यवहारिक ज्ञान के लिए
वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा अधिक उपयोगी मानी गई है। संज्ञा शब्दों के लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन, पद परिचय, वाच्य परिचय आदि जैसे शब्दों आदि जैसे विषयों पर सत्य असत्य, युगलीकरण, व्यवस्थीकरण, रिक्त स्थानों की पूर्ति संबंधी प्रश्नों की सहायता से शिक्षक विद्यार्थियों के व्याकरण ज्ञान का समुचित मूल्यांकन कर सकता है। अगला है कविता के रसास्वादन की क्षमता का मूल्यांकन। हिंदी शिक्षण हेतु पाठ्यक्रम में हिंदी कविताओं को इसलिए सम्मिलित किया जाता है बच्चों, ताकि विद्यार्थियों के भावों का विकास हो सके। ये कविताओं में निहित भावों, विचारों आदि का रसास्वादन कर सकते हैं, अतः उनकी इस योग्यता अथवा क्षमता का भी समय समय पर मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षक उन्हें कविता पाठ करने के लिए कह सकता है। विद्यार्थी द्वारा कविता पाठ के समय प्रयुक्त स्वर, लय, प्रवाह, गति, यति, आरोह, अवरोह, सुर, ताल आदि के माध्यम से यह कविता में निहित भाव सौंदर्य व शिल्प सौंदर्य से संबंधित प्रश्न पूछकर शिक्षक उनकी इस क्षमता का समुचित मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है। अगला है साहित्य में रुचि के विकास का मूल्यांकन। हिंदी शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है विद्यार्थियों में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अतः शिक्षक को समय समय पर उनकी इस क्षमता का भी मूल्यांकन करते रहना चाहिए। अर्थात बच्चों को कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण, उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, इस तरह के जो साहित्य की जो विधाएं हैं उनके बारे में क्या एक प्रतियोगिता या एक मौखिक प्रतियोगिता या मौखिक रूप से उनको पूछना चाहिए और समय समय पर इसका मूल्यांकन करते रहना चाहिए। इसके लिए वह विद्यार्थी द्वारा पुस्तकालय के पुस्तक लेकर सामान्य भावों वाली रचनाओं का संग्रहण करने, पुस्तकों के रुचिकर अंशों का संकलन करने, साहित्यिक संस्थाओं में उसकी सदस्यता व सक्रिय सहभागिता आदि क्रियाकलापों को आधार बनाकर मूल्यांकन कर सकता है। अगला है बच्चों अंतिम समीक्षात्मक योग्यताओं का मूल्यांकन। ये बहुत जरूरी है। समीक्षा, सब कुछ हो गया, अब समीक्षा बहुत जरूरी है। हिंदी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में समीक्षात्मक योग्यता का भी विकास किया जाता है। किस विद्यार्थी में समीक्षात्मक योग्यता का कितना विकास हुआ है, इसका मूल्यांकन करने हेतु शिक्षक मौखिक व लिखित परीक्षाओं का आयोजन कर सकता है। वह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठों, पुस्तकालयों में उपलब्ध साहित्यिक रचनाओं आदि के आधार पर आलोचनात्मक टिप्पणी, समीक्षा आदि प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। समीक्षा का मतलब है समालोचना। उसमें निहित जो भी पाठ्य पुस्तक है उसमें निहित गुण और दोष दोनों का बखान करना और जो गुण होते हैं उसको और उसका क्या उसकी प्रशंसा करना है और दोष है उसको सुधारने हेतु समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत करना। अब है बच्चों अंक विभाजन के आधार पर मूल्यांकन। अंक विभाजन के आधार पर मूल्यांकन है बच्चों 3 है ये। हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर विभाजन, प्रकरण के आधार पर अंक विभाजन, प्रश्नों के आधार पर अंक विभाजन। इसमें है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, अभिव्यक्ति। ठीक है। सबसे पहले लेंगे हम हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर अंक विभाजन। शैक्षणिक उद्देश्यों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करते समय उक्त विषयों के शैक्षणिक उद्देश्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रत्येक विषय के शैक्षणिक उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। जैसे गणित विज्ञान विषय के लिए ज्ञान के साथ साथ अनुप्रयोग का भी महत्व दिया जाता है, जबकि भाषा शिक्षण में ज्ञान के साथ साथ अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। कहने का मतलब भाषा में अभिव्यक्ति, आप उसको व्यक्त कैसे कर सकते हैं, आप उसको प्रकट कैसे करते हैं, प्रस्तुत कैसे करते हैं उसको देखा जाता है, जबकि विज्ञान में क्या है अनुप्रयोग का महत्व है।
जबकि भाषा शिक्षण में अभिव्यक्ति को क्या है महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। इसके प्रमुख क्या शैक्षणिक उद्देश्य प्रमुख है। नंबर 1 है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है अभिव्यक्ति कौशल। अब है हमारा दूसरा है प्रकरण के आधार पर अंक विभाजन। इसमें पाठ्यक्रम को आधार बनाया जाता है बच्चों। भाषा शिक्षण में पाठ्यक्रम प्राय साहित्यिक विधाओं, व्याकरण, अपठित गद्यांशों आदि के संकलन द्वारा किया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय प्रश्न पत्र तैयार करने वाला शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि प्रश्न पत्र में प्रत्येक साहित्यिक विधा तथा प्रत्येक अध्ययन से संबंधित प्रश्नों का चयन किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम की यदि कोई इकाई अत्यंत महत्वपूर्ण है तब उससे संबंधित 2 प्रश्नों को भी प्रश्न पत्र में सम्मिलित किया जा सकता है। अगला तीसरा है हमारा बच्चों प्रश्नों के आधार पर अंक विभाजन। मनोवैज्ञानिक सत्य है कि मनोविज्ञान के तौर पर यह सत्य है कि सभी शिक्षार्थी समान रूप से क्या बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, कहने का मतलब ये है आपके कक्ष में मान लो आपके कक्षा कक्ष में 20 बच्चे हैं तो सबकी मानसिक क्या है जो उपलब्धि समान नहीं होती है। सारे बच्चे भिन्न है ना, अलग है, तो उनको अलग अलग ढंग से आपको पढ़ाना है, अलग अलग ढंग से उनके साथ व्यवहार करना है, व्यक्तिगत ध्यान देना है और तब जा करके आपके द्वारा जो पढ़ाया गया जो भी ज्ञान है उन तक अच्छे से पहुंच पाएगा और वो अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ छात्र मेधावी होते हैं तो कुछ सामान्य तथा कुछ अपेक्षाकृत क्या कमजोर होते हैं। इसके अतिरिक्त पूरे पाठ्यक्रम की सभी इकाइयों के आधार पर बने प्रश्नों को प्रश्न पत्र में सम्मिलित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि कुछ प्रश्न इतने संक्षिप्त हों कि परीक्षार्थी को उस प्रश्न का उत्तर देने में अपेक्षाकृत कम समय लगे तथा कुछ प्रश्न ऐसे हो जिनका उत्तर देने में थोड़ा अधिक समय लगे तथा कुछ प्रश्न ऐसे भी हो जिनका उत्तर सामान्य स्तर का विद्यार्थी भी दे सके। इसके प्रमुख क्या है प्रमुख बातें इस तरह है या इसके प्रमुख कारण ऐसे प्रश्न पत्र बनाने के पीछे कारण ये है कि सबसे पहला है परीक्षा के लिए समय सीमा का निर्धारित होना। दूसरा है प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम की अधिक से अधिक इकाइयों से संबंधित प्रश्नों का समावेश का प्रयास करना। ठीक है, 2 कारण है, 2 कारणों से इस तरह के प्रश्न पत्र का निर्माण किया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रश्न पत्र तैयार करने या प्रश्न पत्र बनाने वाले के पास यह विकल्प होता है कि वह विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को प्रश्न पत्र में रखना स्थान दे ताकि ये सभी बच्चे या ये सभी कारकों या ये ताकि उपयुक्त दोनों कारकों जो 2 कारण थे हमारे उन कारणों को भी पूरा किया जा सके और बच्चे क्या है आराम से परीक्षा में बैठ सके, परीक्षा में बैठ करके अपने प्रश्नों का उत्तर आराम से दे सके बिना किसी बोझ के, आराम से क्या है अपने सुकून से क्या कर सके परीक्षा दे सके। अगला पाठ्य बिंदु है बच्चों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चों सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो कि शिक्षकों द्वारा कक्षा में बच्चों के ज्ञान कौशलों और उनको समझाने के लिए किया जाता है। यह निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि शिक्षक बच्चों का मूल्यांकन विभिन्न तरीकों से कर सकता है। यह मूल्यांकन पाठ्यक्रम आधारित कार्य होते हैं जिनको कक्षा में पहले पूरा किया जा चुका होता है। सतत मूल्यांकन निरंतर चल रहे शिक्षक छात्र अंतःक्रिया की प्रभावशीलता को मापने के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है या प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले सतत मूल्यांकन का अर्थ बता दी बच्चों। हिंदी शिक्षण और मूल्यांकन दोनों प्रक्रियाओं में गहन संबंध है। मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है। सीसी रास के अनुसार मूल्यांकन
जो मापन से अलग है का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा शिक्षा की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। विलेन तथा हन्ना का कथन है कि विद्यालय में शिक्षा से हुए बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या प्रक्रिया की मूल्यांकन है। इसी तरह बच्चों, मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य को आंकना, अर्थात मूल्यांकन का अर्थ हुआ व्यापक। मूल्यांकन का अर्थ अत्यंत व्यापक है। मूल्यांकन का क्षेत्र केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि विद्यार्थी ने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, बल्कि यह देखना होगा कि बालक के व्यक्तित्व का विकास कहाँ तक हुआ। शिक्षा की सफलता का मानदंड आज बदल चुका है। ठीक है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का महत्व। सतत मूल्यांकन से यह पता चलता है कि बालक बालिकाओं का विकास हो रहा है या नहीं। जैसे कि हमने पहले भी मूल्यांकन की बात की, तो मूल्यांकन और सतत का मतलब निरंतर जब मूल्यांकन करते रहेंगे तो जब पहली बार आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको कुछ बच्चे कमजोर पाए जाएंगे। फिर निरंतर मूल्यांकन में दूसरा मूल्यांकन, तीसरा मूल्यांकन करते जाएंगे तो क्या है, तीसरे मूल्यांकन तक आते आते बच्चे जो है निपुण हो जाते हैं। इससे ये पता लग जाता है कि उनका जो पाठ्य बिंदु जो आपने पढ़ाया है उसमें उनका विकास हुआ कि नहीं। ठीक है। सतत मूल्यांकन से सतत मूल्यांकन के द्वारा आप यह भी जान सकते हैं कि हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हो रही है। अब हिंदी शिक्षण की उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हो रही है, ये भी क्या है, सतत मूल्यांकन के द्वारा पता लगाया जा सकता है। सतत मूल्यांकन द्वारा ही शिक्षण विधियों तथा तकनीकों की उपयोगिता तथा सीमाओं का ज्ञान हो जाता है। क्या मूल्यांकन के द्वारा ही हम क्या है, कौन सी विधि कब प्रयोग करना है, किस विधि द्वारा बच्चों को पढ़ाना है, ये सब सतत मूल्यांकन के द्वारा ही पता लगा सकते हैं। सतत मूल्यांकन से जो क्या है सूचना प्राप्त होती है, उनके द्वारा पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। आवश्यक परिवर्तन जो पाठ्यक्रम में हम करते हैं बच्चों, वो सतत मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। ठीक है। इसके द्वारा हम बालक बालिकाओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब कक्षा में मैंने पहले भी बताया कि मान लो आपके 20 बच्चे हैं, तो उसमें जो ठीक बच्चे हैं, जो सामान्य है बच्चे हैं, जिनके मानसिक स्तर सामान्य है, उसको अलग कर सकते हैं। जिसके सामान्य से कम है, धीमी गति से पढ़ने वाले बच्चे, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, उनका दिमाग थोड़ा सा अलग, दूसरे बच्चों से अलग है। इस तरह के बच्चों को आप बार बार मूल्यांकन करके उनकी एक वर्ग बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं, और उसी के अनुरूप, उस समूह के अनुरूप ही आप अपने पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत फेरबदल करके शिक्षण प्रदान कर सकते हैं, यानी कि ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। व्यापक मूल्यांकन पहले आया आपका, क्या है, समग्र मूल्यांकन। थोड़ा सा एक बार समग्र मूल्यांकन में थोड़ा और बताती हूँ मैं। समग्र मूल्यांकन के बारे में क्या है बच्चों, सबसे पहले समग्र का मतलब है पूरा का पूरा, सारा। ये नहीं कि संकुचित नहीं है, ये एक व्यापक है। व्यापक मूल्यांकन कहो चाहे समग्र मूल्यांकन कहो, एक ही बात है। समग्र मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक और विस्तृत होता है। इसका संबंध केवल विषय के ज्ञान से ही नहीं होता, बल्कि इसका संबंध विद्यार्थी की अभिरुचि तथा व्यक्तित्व के गुणों तथा प्रवृत्तियों से भी होता है। क्या है, इसके बारे में राइटस्टोन कहते हैं कि यह संपूर्ण व्यक्तित्व तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों पर बल देता है। यह मात्र विषयों का ही मूल्यांकन नहीं करता, वरन प्रवृत्ति, रुचि, सोचने विचारने के आदर्श, कार्य तथा व्यक्तिक एवं सामाजिक अनुकूलन प्रवृत्ति का भी आंकलन करता है। मूल्यांकन का अंतिम उद्देश्य परीक्षण की पद्धति को
अधिक उपयोगी बनाना है। कहने का मतलब जो है समग्र मूल्यांकन का जो है अंतिम उद्देश्य क्या है बच्चों? परीक्षण की पद्धति को अधिक उपयोगी बनाना है। परंतु समग्र मूल्यांकन का संबंध केवल भाषा ज्ञान से नहीं, इसका संबंध विद्यार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व से है। इस मूल्यांकन द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि विद्यार्थी की दुर्बलताओं, अभिरुचियों, मनोवृत्तियों, योग्यताओं, शैक्षिक प्रगतियों आदि की क्या स्थिति है, जहाँ सतत मूल्यांकन क्या है? विद्यार्थी द्वारा अर्जित भाषा ज्ञान और उसकी शैक्षिक प्रगति की निरंतर जांच करता है, वहाँ समग्र मूल्यांकन विद्यार्थी के सोचने, विचारने, कार्य करने का ढंग तथा सामाजिक अनुकूलन की प्रवृत्ति की जांच करता है। इसी संदर्भ में डॉक्टर सावित्री सिंह कहते हैं कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य एवं लक्ष्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना और विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला प्रत्येक विषय शिक्षा के इस व्यापक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। किंतु साथ ही विशिष्ट विषय में कुछ अपने उद्देश्य व लक्ष्य भी होते हैं जो विशिष्ट प्रयत्न कार्यपूर्वक होते हैं और छोटी अवधि के भीतर इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण उद्देश्य का अर्थ है बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु प्रयास करना और प्रयास तभी सफल होगा जबकि हम एक दिशा निर्धारित कर लें और पूर्व योजना के अनुसार उद्देश्य पूर्ण क्रियाओं का चयन करें। शिक्षण निर्धारण का लक्ष्य है कक्षा शिक्षण द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षक को प्रयत्नशील बनाना। ठीक है। मूल्यांकन विद्यार्थियों की उपलब्धियों को जांचने में सहायक है। मूल्यांकन विद्यार्थियों को क्या है? प्रशंसा प्रदान करता है ताकि वो पढ़ाई की तरफ ध्यान दे सके। मूल्यांकन द्वारा हम विद्यार्थियों की कमजोरियों का पता लगा सकते हैं। मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करने में क्या है? सहायक सिद्ध होता है। मूल्यांकन द्वारा हम विद्यार्थी की प्रगति की जांच कर सकते हैं। मूल्यांकन से विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों की तरफ या विद्यार्थियों के ओर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकता है। मूल्यांकन विद्यार्थियों के योग्यता के अनुसार चयन करने में सहायक है। मूल्यांकन शिक्षण विद्यार्थियों में सुधार करने में सहायक है। इससे हमें अपनी गलतियों का ज्ञान का एहसास होता है। मूल्यांकन पाठ्यक्रम के सुधार में सहायक है। इससे हम जान सकते हैं कि पाठ्यक्रम में त्रुटियां है और अपने मूल्यांकन सबसे बड़ी बात मूल्यांकन हमें क्या सिखाता है कि आत्म अवलोकन, स्वयं का अवलोकन करना, स्वयं का मूल्यांकन करना। व्यापक मूल्यांकन संबंधी विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व में बहुत सारे फेरबदल कर सकते हैं। उसकी अभिरुचि, उसके रुचि, उसके सोचने का ढंग, उसके लेखन में लिखने का ढंग, ये सब इस मूल्यांकन में निहित है। इसी के साथ आज का ये पाठ्य बिंदु यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद। नमस्ते।